खलील अल हया जो हैं, खलील अल हया, ये वहाँ पर नुमाइंदगी कर रहे हैं हमास की। सही। खलील अल हया जो हैं ये खलील अल हया जो हैं इनके पहले एक बेटे को शहीद किया गया 2007 में। उसके बाद 2008 में इनके दूसरे बेटे को शहीद किया गया गालिबन। फिर उसके बाद इनकी इनके घर के जो जब ये अटैक हुआ था तो उसमें काफ़ी लोग, घर के 7-8 लोग एक साथ शहीद हो गए थे। और फिर उसके बाद 2014 में इनके तीसरे बेटे को, इनकी बहू को, इनके पोते को, सबको शहीद कर दिया था। तो ये जो हैं ये तकरीबन सारी ही ख़ानदान के इनके लोग जो हैं शहीद हो चुके हैं। इनका गज़ा की सेंट्रल गज़ा से ताल्लुक़ है। सही। तो ये वहाँ पे मौजूद हैं हमास की नुमाइंदगी करने के लिए, और ये वहाँ पे हमास की टीम को लीड कर रहे हैं। इसी दौरान तो ये तो मामला हुआ कि अचानक पसपाई हुई है, और साथ ही जो ईरान है, ईरान की तरफ से ये दो दो बातें ज़हन में रखें। एक ईरान का मामला बिल्कुल इस वक्त सेपरेट है। मुझे ये नहीं पता, और मैं इसके बारे में कुछ जानता नहीं हूँ कि ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं इस वक्त ओमान में क्या कर रहे हैं। ओमान में अमूमन ये होता है कि जो हुतीज़ के साथ बैकडोर डिप्लोमेसी होती है, तो वो कभी हुतीज़ के, वैसे तो डायरेक्ट वो यमन जा सकते हैं और यमन के लोग यहाँ आ सकते हैं, लेकिन ओमान एक दरमियान में जगह है जहाँ पे मुझे ये भी नहीं पता कि वहाँ पे कोई अमेरिकन पहुँचे हैं या कोई और लोग पहुँचे हैं, क्योंकि हुतीज़ ने बहुत ज़्यादा पिछले 72 घंटों में अटैक्स किए हैं। और उनके अटैक्स जो हैं वो जर्मन वहाँ से वेसल्स जा रहे थे उनके ऊपर भी हुए हैं, बरतानिया, अमेरिका, आगे पीछे उन्होंने अपने जो स्ट्राइक्स हैं वो ज़्यादा कर दी हैं, बहुत ज़्यादा। अब मुझे ये नहीं पता कि ईरान की क्या वहाँ पे इस पर कोई खबर वहाँ से आएगी, मुसद्दिक़ा तो बात कर सकेंगे कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा जो ओमान में इस वक्त क्यों है, क्योंकि ओमान जो है ज़हन में रखें कि ओमान का बॉर्डर यमन के साथ, और ओमान न्यूट्रल रहा थ्रू आउट, और जो सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ मामलात यमन के बेहतर हुए हुतीज़ के साथ, उसमें ओमान का बहुत बड़ा रोल था। तो बड़ा खूबसूरत मुल्क और बड़ी ज़बरदस्त उनकी डिप्लोमेसी। तो वहाँ पर अब ईरान के वज़ीर ख़ारजा मौजूद है। दूसरी बात यह है कि ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि दुनिया में कहीं भी किसी भी मुल्क में इसराइल के सफारत खाने महफूज नहीं है। अच्छा, अब यानी दो तीन बातें हैं। एक तो बात यह है कि ईरान ने अपना स्कोर सेटल करना है। वो इसे कतई नज़र कि हमास के साथ उनकी क्या बात हो रही, अभी तक ईरान की ये पोजीशन है कि ईरान ने अपना, और ये अमेरिका की इंटेलिजेंस भी कह रही है और यूरोपियन इंटेलिजेंस और बाकी के, ईरान अपना स्कोर सेटल करेगा। सही। और ईरान अपना स्कोर, तो ईरान की तरफ से आज ये बात की गई है कि दुनिया भर में जितने भी सफारत खाने हैं वो भी हमारा निशाना है, क्योंकि ये ज़हन में रहे कि सफारत खाना भी उस मुल्क का हिस्सा होता है। जैसे मैंने कल भी बात की, जी। परसों भी, कि जिस मुल्क में वो सफारत खाना है तो वो उसी मुल्क का हिस्सा कहलाता है। तो ज़रूरी नहीं कि ईरान जो है वो इसराइल पर ही अटैक करे, ईरान किसी सफारत खाने पर भी अटैक कर सकता है। ये भी ईरान ने कहा है कि दुनिया भर में सफारत खाने जो हैं वो गैर महफूज हो चुके हैं इसराइल के। अब इसराइल के सफारत खाने कोई 82 मुल्कों में मुस्तकिल सफारत खाने हैं, और हालांकि इसराइल को तस्लीम जो है वो तकरीबन मेरा ख्याल है 155-60 के करीब मुल्क दुनिया के तस्लीम कर चुके हैं इसराइल को, लेकिन जो परमानेंट एम्बेसीज हैं, कई जगह है कि दो तीन तीन मुल्कों को एक ही जगह का सफारत खाना देख रहा होता है, लेकिन ये कि जो परमानेंट एम्बेसीज हैं उनको हिट करने की बात की है ईरान ने। अच्छा, ईरान जो है वो उसके 9 तकरीबन मिसाइल्स ऐसे हैं जो बराह रास्त इसराइल जिनकी रेंज में आ रहा है इस वक्त। सही। और ये मैं आपको ये सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ईरान इस पे ईरान रिटेलिएट, अभी तक ये है कि ईरान इस पे जवाब देगा, और ये अमेरिकन इंटेलिजेंस, यूरोपियन इंटेलिजेंस सब ये कह रहे हैं कि ईरान जवाब देगा। अच्छा, उनके जो जिन मिसाइल्स की रेंज में ये बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज में ये 9 हैं, शादाब 1 है और फतह 110 है। ये जो है ये तो जा रहे हैं, ये 2 हैं। फिर उसके बाद जो है अगर हम देखें, फतह 110 है, शादाब है 300 किलोमीटर तक रेंज है इनकी। फिर उसके बाद शादाब 2 है जो 500 किलोमीटर तक है। फिर उसके बाद जो है वो जुल्फ़िकार है जो 700 किलोमीटर तक है। उसके बाद कायम 1 है जो 800 किलोमीटर रेंज है जिसकी। फिर शादाब 3 है, ये 2000 किलोमीटर रेंज है। ये 9, ये ज़हन में रखें कि ये जितने मिसाइल्स हैं इनकी रेंज में इसराइल आ रहा है। सही। जितने मिसाइल्स हैं इन सब की रेंज में 9 मिसाइल्स हैं, 9 मिसाइल सिस्टम्स हैं जिनकी रेंज में बराह रास्त इसराइल आ रहा है।
और तो ये जो है, ये 2003 जो शादाब 3 और खुरमशहर और ये जो 4, एक सिंपल उसकी जो पहली उसकी थी शक्ल, और फिर उसके बाद 4, तो ये सारे जो हैं ये उसकी रेंज में आ रहे हैं। किन की रेंज में? ये आ रहे हैं इसराइल की मिसाइल्स की रेंज में। इसराइल ने कहा है कि जी हम यहां पर किसी सफारत खाने को, अब यहां पे ये सोच वही बात कि इसराइल कहां पे, ईरान कहां पे जवाब देगा इसराइल को? क्या मशरिक़ वुस्ता में? क्या किसी समंदर में? तो किसी जहाज को तो होती ही सेट कर रहे हैं। ईरान को कहां जवाब दे सकता है इसराइल? कौन सा सफारत खाना? मगरिब में करेगा? किसी यूरोपियन मुल्क में? तो यूरोपियन मुल्क तो बहुत, आपको पता है यूरोप में तो हमेशा ईरान के जितने मुज़ाकरात होते रहे हैं, और ईरान की बहुत ज़्यादा यानी प्रेजेंस है यूरोप के अंदर। और अभी से नहीं है, ये इनकलाब ईरान से पहले भी आप देखें तो आयतुल्लाह ख़ुमैनी जो है उनका बहुत बड़ा ज़िंदगी का हिस्सा जो है जलावतनी का, वो पेरिस में गुजरा। तो क्या किसी यूरोप के मुल्क को? मेरा नहीं ख्याल। फिर क्या किसी अरब मुल्क को वहाँ पे जो सफारत खाने हैं? नहीं, बिल्कुल भी मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे होगा, क्योंकि ईरान के बायलेटरल ताल्लुकात हैं। तो फिर कहाँ पे निशाना बना सकता है ईरान सफारत खानों को? ये अब देखना है कि ये उनकी तरफ से, चूंकि आज बात हुई है कि जरूरी नहीं कि हम मुल्क को अटैक करें, बराह रास्त इसराइल पे अटैक करें, हम उनके सफारत खाने को भी उड़ा सकते हैं। तो सफारत खानों की अब सूरत हाल ये है कि दुनिया भर में इस वक्त तकरीबन उनके वैसे तो 29 फिगर आ रही है, 29 सफारत खानों की, लेकिन मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा बड़ी तादाद में इसराइल ने अपने सफारत खाने बंद कर दिए हैं, और वहाँ से तमाम सफारती अमला जो है वो जो इसराइली है वो उनको बुलवा लिए वापस। और कुछ 29 की फिगर आ रही है, कुछ 30 की आ रही है, मेरा ख्याल है कि तादाद 40 के करीब है जहाँ से जो सफारत खाने बंद हो गए हैं और जहाँ पर उन्होंने अपनी जो है वो सफारती अमले को विड्रॉ कर लिया है। अच्छा, अब इसमें ये दो तो ये तेजी के साथ चीजें। अच्छा, फिर जो काहिरा है, काहिरा में जो डायलॉग हो रहा है, वो काहिरा में डायलॉग जो है वो वहां से मुस्बत इशारे आ रहे हैं। हमास का कहना यह है कि उनकी जो बात, क्योंकि देखें ये अगर ईरान ने रिटेलिएट किया, जो कि रिपोर्ट्स हैं कि रमजान के अंदर ही जवाब देगा, तो ईरान का स्कोर अलग है, हुतीस का अलग है। उधर गजा काबू में नहीं आया, गजा से फौजों का विड्रॉ हो गया, और सैयद हसन नसरुल्लाह को अगर कोई, ये जो गोलान की पहाड़ियां हैं ना, ये गोलान की पहाड़ियां जो हैं, अगर हम पता नहीं हमारे पास उसका नक्शा मैप है या नहीं, ये जो है ये शुमाल मशरिक गोलान ऊपर, और ये 67 में पहाड़ियां बहुत हद तक चली गई थी, इसराइल का कब्जा है वहां पे, लेकिन वहां का ये नहीं, अगर आप ये समझें कि 2/3 इसराइल के पास है और 1/3 जो है वो सीरिया के पास है, लेकिन सीरिया से लेनी थी, और वहां पे हिजबुल्लाह ही मौजूद है बहुत ज्यादा, और इतनी ज्यादा हिजबुल्लाह है वहां पे। और ना सिर्फ जब हिजबुल्लाह की बात होती है और सीरिया की बात होती है, तो आप जहन में रखें कि वहां पे जब सीरिया की बात हो रही है तो जहन में रखें कि वहां रशिया है। तो ये जो गोलान की पहाड़ियां हैं, गोलान हाइट्स, इसको अगर हम देखें, इसी तरह से जो लेबनान में शिबा फार्म तो कुचला जाता है ना इलाका बीच में, वो तो वहां पर आप जाएं, बड़े खूबसूरत बागात हैं, बहुत एक जबरदस्त जगह है शिबा फार्म जो है। लेकिन शिबा फार्म जब भी गोलाबारी शुरू होती है और बॉम्बिंग इसराइल और लेबनान के दरमियान, तो शिबा फार्म्स में जो रहने वाले या वहाँ पे जो काश्तकार हैं या जो वहाँ पे खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो वो लोग जद में आ जाते हैं इसके। तो शिबा फार्म से भी अटैक्स हो रहे हैं, और लेकिन गोलान की तरफ से, क्योंकि बात ये हुई थी सैयद हसन नसरुल्लाह की तरफ से कि गोलान की तरफ से भी अटैक होगा, तो अब इसराइल जो है उसके लिए ये बहुत बड़ा मसला है कि फौजें विड्रॉ हो गई। ये जहन में रखें, फौजें विड्रॉ होने के बावजूद याहिया सिंवार भी मौजूद है, मोहम्मद दैफ भी मौजूद हैं, सारे उनकी लीडरशिप मौजूद है, और लीडरशिप अब राब्ते में है। जो कायरा में, कतर में, आगे पीछे दाएं बाएं वो राब्ते में है, लेकिन विड्रॉ होना, ये पिस्पाई इस वक्त एक बहुत ऐसा फैसला है जो कि नतन्याहू को अंदर, यानी कल रात को वहां पर तकरीबन 1 लाख इसराइल के अवाम सड़कों पे थे नतन्याहू के खिलाफ। 1 लाख से ज्यादा वहां पे नारे लग रहे थे। तो मुल्क के अंदर भी नामकबूलियत हो गई है, और ये है कि अब वो लेपिड को उन्होंने बुलाया, जो अपोजिशन लीडर थे वो वाशिंगटन पहुंचे हुए हैं, उनसे कोई मुलाकात हो रही है, वो दुनिया बेजार हो गई है। बरतानिया ने भी कहा कि भाई आपकी जो ट्रेड है, आपकी जो सेल्स और बाकी ये डिफेंस वगैरह की सेल्स हैं, ये सारी की सारी कोई अनकंडीशनल नहीं है, इसमें बहुत सारी शराइत हैं जो आपको मान ली। तो यूरोप भी खड़ा है, ये भी, तो अब नेतन्याहू साहब ने फौजें अपनी विड्रॉ कर ली। अब मुझे बताएं किया क्या।
इस पूरे अरसे में कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, भाड़ झोंकी इस अरसे में, सवाए इसके कि 33, 34 या 35 हज़ार लोगों का खून उनके हाथों पे है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अब क्या बनेगा अगर ये मुआहदा हो जाता है। इस हमास बिल्कुल उन्होंने कि उनके 2-3 पॉइंट्स हैं। पहली बात है कि इसराइल की फौज निकलेगी, मुसलमान मुल्कों की फौज आएगी, और नेतन्याहू ने साथ अपना जो बेड़ा गर्क इसलिए कर लिया कि एक तो कतर को उन्होंने बुरा भला कहा, साथ ये कंडीशन रख दी कि जी जो फौजों की फौजें आएंगी उसमें सऊदी अरब नहीं होगा। अच्छा, तो सऊदी अरब भी नहीं होगा तो फिर अच्छा, फिर हमारे मुल्क के, हमारे पसंद के मुल्क होंगे, जॉर्डन होगा मिसाल के, जिनके साथ पीस डील्स हमने की हुई है वगैरह वगैरह वगैरह, वो मुल्क कोई इनके साथ नहीं आएगा इस वक्त। और कतर तो इस कदर, कतर ने जो रोल प्ले किया है या जो सऊदी अरेबिया का रोल रहा है इन सारे मुल्कों का, आप अर्दोगन का देखें ना, तैयब अर्दोगन का जो रोल, इतना प्रोएक्टिव इनका रोल रहा है सब सारे मुल्कों का। और इजिप्ट बार बार, क्योंकि ये था कि वो, और आखिर में आप देखें कि उन्होंने ये बात मनवा ली, यानी अगर आपने बात मनवानी हो तो ऐसे मनवाते हैं रफा बॉर्डर पे, यानी जनूबी लेबनान से फौजों का इनखला 6 महीने बाद, 6 महीने में ये हासिल किया कि फौजें निकल गई वहां से, ठीक है। अच्छा, और बाकी जो फौजें हैं वो भी रहमो करम पे हैं हमास के, और जाहिर है कि हमास के साथ अंडरस्टैंडिंग कोई है उनकी कि ये जो नाल ब्रिगेड है इसको भी छोड़ दें, इसको भी टच ना करें, तो हमास ने भी छोड़ा हुआ है उनको, वरना वो उनको भी उड़ा दें वहां पर। जी डॉक्टर साहब, अब मसला ये है कि ये डायलॉग आगे इसमें तेजी के साथ पेशरफ्त हो रही है, और इसमें जो है वो तेजी के साथ पेशरफ्त हो रही है, और ये ऐन उस वक्त हो रहा है जब, एक तो मैंने आपसे बात की कि देखें सेक्रेटरी ब्लिंकन ने दौरा करना है चाइना का, और चाइना के दौरा करने से पहले 2-3 और बड़े अहम वाकयात हो रहे हैं। पहली बात तो ये है कि कल जो वाशिंगटन में मुलाकात हो रही है, ऑकसस की मुलाकात हो रही है, ये वो इतिहाद है जो कि ऑस्ट्रेलिया जिसमें मौजूद, जिसमें बरतानिया मौजूद और जिसमें अमेरिका मौजूद, ये जो इतिहाद बना था, उनके वज़राए दिफा की कल मुलाकात हो रही है वाशिंगटन में, और वहां बात ये डिस्कस हो रही है कि क्या हम इसको मजीद फैला सकते हैं इस इतिहाद को, यानी क्या ये जो साउथ चाइना सी और चाइना के अगेंस्ट अलायंस है इसको हम फैला सकते हैं, इसमें और मुल्कों को शामिल कर सकते हैं। और उसके बाद अगले ही दिन, एक ही दिन के बाद जापान के वजीर आजम, मैं वक्फे पे जा रहा हूं, मैं जुमला कंप्लीट करूं, जापान के वजीर आजम और फिलिपीन के जो सदर हैं मार्कोस, वो एक ट्राइलेटरल समिट के लिए वहां पे आ रहे हैं, जो कि अपनी नौयत की पहली समिट होगी, अमेरिका, फिलिपीन और जापान। अब ये, और 60 साल में बताया जा रहा है कि एक सबसे बड़ा डिफेंस का मुआहदा जापान के साथ अमेरिका करने जा रहा है, ये मुलाकात हो रही है। उसके बाद ब्लिंकन ने निकलना है चाइना के, उससे पहले ये रौला रप्पा निपटाना है, ये नेतन्याहू को क्या करना है, जंग बंदी करनी है क्या, तो क्योंकि उसके बगैर सेक्रेटरी ब्लिंकन जा नहीं सकते। तो सब मुंतजिर हैं कि वहां से क्या खबरें आती हैं कायरा से,